नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मोदी जी की यूएस विजिट के दौरान मोदी जी और जो बाइडन की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो मोदी जी का स्टेटमेंट आया, बाइडन का स्टेटमेंट आया, उसके दो पहलू दिखाई पड़े। एक पहलू तो ये है कि आपने देखा कि एक श्रीमती सिद्दीकी हुआ करती थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये मैं इसलिए वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम ले रहा हूँ, और अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की ही एक पत्रकार जो अब जिनके सरनेम के आगे सिद्दीकी लगा हुआ है, सबरीना सिद्दीकी। सबरीना तो मुझे लगता है कि कोई भारतीय नाम है, लेकिन सिद्दीकी भारतीय भी हो सकता है, पाकिस्तानी भी हो सकता है। ऐसी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल खड़ा किया था मोदी जी से, तो मोदी जी ने बड़ा खूबसूरत उसका जवाब दिया, जिसमें कोई शक नहीं, और पूर्वजों पर ले गए। अब भारत में रहने वाले सिद्दीकी सरनेम या उनके जैसे सरनेम लगाने वाले तो पूर्वज भारतीय मानते ही नहीं हैं। अपने कॉमन पूर्वज की संतान वो हैं, ऐसा मानने से वो थोड़ा सा हिचकते क्या हैं, वो डिपार्ट करते हैं और बोलते हैं हम सही सच्चे मार्ग पर चले गए, तो हमारे पूर्वज अरब चले गए। अब वो अरब कंट्रीज़, सऊदीया कंट्रीज़, मक्का या मदीना, वहाँ पे अपने पूर्वज ढूंढते होंगे। तो बड़ा अच्छा मोदी जी ने उसका जवाब दिया। एक बात तो ये है। दूसरा, जो पुलवामा अटैक, जिसको पुलवामा को आप देख रहे हैं कि भारत में सत्यपाल मलिक कैसे अपनी ही सरकार, जब वो वहाँ गवर्नर हुआ करते थे, तो गवर्नर रहने के दौरान उनके समय पर बम से या एक्सप्लोजिव से भरा हुआ एक ट्रक घूमता रहा और वो उसको पकड़ नहीं पाए। तो जब वो फंसते दिखाई पड़े तो उन्होंने केंद्र की इंटेलिजेंस क्यों नहीं पता कर पाई, ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया। दूसरा ये भी कह दिया कि साहब आपने उनको हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर का विषय सत्यपाल मलिक नहीं उठाएंगे पुलवामा में, तो फिर निश्चित है कि राज्य सरकार के, चूंकि वो उस समय गवर्नर हुआ करते थे, इसलिए सारे प्रश्न उनके ऊपर ही खड़े होंगे कि आखिर गवर्नर रहते हुए राज्य में एक एक्सप्लोजिव से भरा हुआ ट्रक घूम रहा था और राज्य की लोकल इंटेलिजेंस, राज्य की पुलिस, राज्य का प्रशासन उस समय क्या कर रहा था जब आप वहाँ पर गवर्नर थे, तो क्यों नहीं आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। और ये भी इल्ज़ाम लगने शुरू हो सकते थे कि पुलवामा अटैक के पीछे जो प्रशासन की लापरवाही थी, यानी कि जो सत्यपाल मलिक की लापरवाही थी, उसकी वजह से क्या हमारे सैनिकों का नुकसान हुआ। तो सत्यपाल मलिक ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, और वो तरीका ये निकाला कि केंद्र को ही कटघरे में खड़ा कर दो कि साहब आपने हेलीकॉप्टर नहीं दिए इसलिए ये ऐसा हो गया। वो ये नहीं कह रहे कि वो एक्सप्लोजिव भरा मेरे राज्य में ट्रक घूम रहा था, मेरे प्रशासन की गलती है, मेरे प्रशासन की कमी है और मैं उसको सही से नहीं जज कर पाया, इसकी बजाय वो केंद्र पर डाल दो। जब अपने कपड़े का दोष किसी को छुपाना हो तो वो करता क्या है, दूसरे के कपड़े में दोष दिखाना शुरू कर देता है और इतने दोष बता देता है कि लोग उसी पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएं। सत्यपाल मलिक भी कुछ ऐसा ही कर गए। लेकिन मोदी जी ने सरकार पर प्रश्न खड़े करने के बजाय, या फिर मैं कहूँ सत्यपाल मलिक पर प्रश्न खड़े करने के बजाय, जम्मू कश्मीर प्रशासन पर प्रश्न खड़े करने के बजाय, वो इस पर कॉन्सेंट्रेट की कि वो एक्सप्लोजिव आया कहाँ से था, वो कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो जाहिर सी बात है, पीछे से समझ में आ गया पाकिस्तान इन्वॉल्व था। तो पुलवामा या मुंबई अटैक या और जो दूसरे अटैक हुए, उनको लेकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडन के साथ मोदी जी ने पाकिस्तान को नसीहत दे डाली, और जो बाइडन ने भी दे डाली। पाकिस्तान को नसीहत ये दे डाली मोदी जी ने कि भाई उस ज़मीन का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए नहीं होना चाहिए, टेररिस्टों के लिए नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि उनकी ज़मीन का इस्तेमाल टेररिस्टों के लिए ना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में कोई भी इस तरह का कांड होता है तो लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद या तमाम तरह के इस तरह के संगठन हैं, वो तुरंत उसका क्रेडिट लेते हैं और उनकी सबका प्लेटफॉर्म पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के लिए ऐसा कह देना जॉइंट स्टेटमेंट में, और साथ में जो बाइडन के द्वारा उसको सपोर्ट कर देना, ये अपने आप में अद्वितीय था। दूसरी बात ये भी आई कि भाई जब ये स्टेटमेंट आ गया, ओबामा के थ्रू ये बात कहलवाई इसलिए गई हो कि जो बाइडन उसी कैटेगरी के पत्रकार को जो बाइडन क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि ओबामा इस समय तो प्रेसिडेंट है नहीं, लेकिन जो बाइडन उनके ही वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यानी कि ओबामा
जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो बाइडन हुआ करते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि जो बाइडन ऐसा शब्द बोलें और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ अमेरिका का स्टेटमेंट आए, अमेरिका दिखाई दे, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हों कहीं ना कहीं से हुसैन ओबामा की तरफ से। हालांकि हमने असम का स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि असम के मुख्यमंत्री ने कहा हमारे यहाँ जाने कितने हुसैन ओबामा गली गली में बैठे हुए हैं और हम सबको राइट टाइम रखते हैं। तो हुसैन ओबामा के स्टेटमेंट से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे पास बहुत हुसैन ओबामा है और हम सबको राइट टाइम रखते हैं, सबको वॉच करके रखते हैं, सबको सही रखते हैं और उनको कुछ करने वरने नहीं देते। अब बात यहाँ पर आती है कि जो बाइडन को क्या कहना था, तो उसी कड़ी में जो हुसैन ओबामा बोल गए, हुसैन ओबामा ने जो वॉल स्ट्रीट जर्नल को स्टेटमेंट दिया, जहाँ तक मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल था या कोई और था, मुझे लगता है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल था, अगर कोई और भी होगा तो वो उन्हीं के भाई बंधु हैं। तो ये तय किया गया हो कि जो बाइडन के ऊपर कैसे दबाव बनाया, लेकिन जो बाइडन इस समय उनको अमेरिका चलाना है, इस समय उनको संप्रदाय नहीं चलाना है, उनको मुस्लिम संप्रदाय के तुष्टीकरण का नायक नहीं बनना है, उनको संकट में पड़े अमेरिका को कहीं न कहीं से बाहर निकालना है। और संकट में पड़ा अमेरिका इस समय जूझ रहा है इकोनॉमी से, कर्ज से डूबा हुआ है, और अगर कर्ज की लिमिट न बढ़ाई गई तो रिसेशन उनके यहाँ आ ही जाएगा। अब उनको ये लगता है कि सिर्फ एक देश संसार का है जिसकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 10 नंबर से 5 नंबर पर वो आ गया पिछले 8 वर्ष में, और अगले 1 से 2 वर्ष के अंदर वो तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा। भारत में टैक्स रिफॉर्म, भारत में करप्शन पर लगाम, भारत में जो ग्रोथ शुरू हुई है, भारत में जो उद्यमी बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है, नौकर से यानी कि नौकरी के माइंडसेट से मालिक का माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट या फिर उद्यमी बनाने का माइंडसेट भारत में विकसित किया जा रहा है। और इसी के तहत स्टार्टअप्स भारत में शुरू हो रहे हैं, यूनिकॉर्न बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं। भारत पूरे विश्व का केंद्र बना हुआ है, संसार की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है, भारत इंपोर्ट पर मिनिमम डिपेंडेबिलिटी पर आ गया है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट अगर कुछ हम करते हैं तो वो तेल होता है, एनर्जी होती है। एनर्जी के मामले में भी आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी जी ने ये घोषणा कर दी है कि जितने के पेट्रोल में आप 100 रुपये के पेट्रोल में जितना चलते हैं उतना ही आप 15 रुपये के दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में चलेंगे। उनके मैन्युफैक्चरिंग चालू होगी। डीजल की गाड़ियां भारत में लगभग बंद होने वाली हैं और मैन्युफैक्चरिंग उसकी बंद हो ही चुकी है। लेकिन पेट्रोल के साथ साथ जेट्रोफा के अलावा ग्रीन फ्यूल और ये सब कुछ होता जा रहा है। तो जब भारत अगर फ्यूल पर डिपेंडेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, चाहे वो हम रूफ एनर्जी की बात कर रहे हों, चाहे हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हों, चाहे हम विंड एनर्जी की बात कर रहे हों, चाहे हम हाइडल पावर प्लांट की बात कर रहे हों या फिर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हो, ये सभी तरह की एनर्जियों पर भारत सरकार ने पूरी शक्ति से काम करा है। यानी कि इस मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। और अगर हम हो गए कुछ सालों में, 2-4-5 सालों में, तो फिर इंपोर्ट की डिपेंडेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हम बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और भारत जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर वो एक्सपेरिमेंट सब सफल हो गए तो पूरा विश्व उस रास्ते पर चल देगा, क्योंकि ज़मीन की कमी अमेरिका में भी नहीं है, ज़मीन की कमी कनाडा में भी नहीं है, ज़मीन की कमी चाइना में भी नहीं है। तो फिर खाड़ी देश जो कि सिर्फ एनर्जी के आधार पर ज़मीन के अंदर से निकाल कर चलते हैं, उनका क्या होगा? क्या वो फिर से उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब इस्लाम की स्थापना के समय लुटेरा वर्ग उस समय हुआ करता था और एक दूसरे पर को लूट कर, डकैती डालकर, लूट कर ही अपना काम चलाया करता था। और एक राउंड वो यूरोप की तरफ लगाते थे तो एक राउंड वो एशिया की तरफ लगाते थे और लूट पाट के जो भी इकट्ठा करते थे ले जाकर वहाँ कुछ दिन चलते थे और फिर आकर लूटते थे। तो खाड़ी की दुर्दशा हो सकती है क्योंकि उनकी तो पूरी इकोनॉमी उस पर चलती है। दूसरी बात यह है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। इस प्रकार हम डिफेंस के इक्विपमेंट, हम इंपोर्ट को मिनिमम करते जा रहे हैं, बड़े एक्सपोर्टर के रूप में हम उभर कर आएंगे, बड़े
मैन्युफैक्चरर के रूप में हम उभर कर आएंगे और नौकरी के माइंडसेट से निकलकर हम निर्माता के माइंडसेट पर आने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विश्व में व्यापार करना इन माइंडसेट पर आ रहे हैं। जब हम इस माइंडसेट पर आ रहे हैं तो यूएस का झुकाव भारत की तरफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत ही एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रहा है। और रिसर्च वर्क में जिसमें अमेरिका सबसे आगे है, उस रिसर्च वर्क में भी भारत अपना अद्वितीय स्थान इस समय बना चुका है। R&D में भारत की कंपनियां इस समय सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए कि अमेरिका सहित संसार के बड़े कंट्री भारत की तरफ आकर्षित होंगे और भारत में जो सत्ता बैठी हुई है उस सत्ता के विषय में सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी सरकार मित्रता तो कर सकती है, लेकिन आप उससे शत्रुता नहीं रख सकते, आप उसको डेमोलाइज नहीं कर सकते, आप उसको सबऑर्डिनेशन में नहीं रख सकते। वो सर झुका के नहीं, सर मिलाकर बात करती है, आंख मिलाकर बात करती है। और अगर आपकी तरफ से कुछ गलत हुआ तो फिर वो सरकार एक्शन भी लेना चाहती है। उसको हमने देखा जब पामेला जयपाल ने हमारे लिए क्रिटिसाइजेशन के हमको क्रिटिसाइज करने के उद्देश्य से पत्र जो बाइडेन को लिखा था, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी उनकी पार्लियामेंट की थी, वो कमेटी से भारत के विदेश मंत्री को मिलना था। एस जयशंकर ने मना कर दिया था कि हम जब तक प्रमिला जयपाल जब तक उसमें हैं तब तक हम उस कमेटी से नहीं मिलने वाले। कमला हैरिस ने क्रिटिसाइज़ किया था, उनके बड़े बड़े डिपार्टमेंटों ने, उनके बड़े बड़े मंत्रियों ने क्रिटिसाइज़ किया था और सब ने एक सुर में कहा था कि भारत के विदेश मंत्री ये तय नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसके सदस्य कौन कौन होंगे, यानी कि प्रमिला जयपाल उसकी सदस्य नहीं होंगी, ये कोई भारत तय नहीं करेगा। हमने कहा ठीक है, आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो हम उस कमेटी से मिलेंगे ही नहीं। आप सोचो कि अमेरिका की पूरी सरकार ने स्टेटमेंट दे डाला, लेकिन यूएस के इस स्टेटमेंट के बावजूद भारत के विदेश मंत्री नहीं मिले तो नहीं मिले। ऐसा भी देखने में सामने आया कि जब रशिया पर बैन लगाने की बात यूएस ने की तो भारत ही एकमात्र संसार का कंट्री था जिसने कहा था हम अपनी इकोनॉमी खुद तय करेंगे, हमारी इकोनॉमी को अमेरिका तय नहीं करेगा, हमारी फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी को अमेरिका तय नहीं करेगा, हमारी फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी हम पर चलेगी, हम सुदृढ़ रूप से खड़े होंगे। ऐसा भी देखने में आया जब गलवान हुआ और चाइना हमारे सामने खड़ा हुआ तो अमेरिका कहता ही रहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, सहायता करेंगे। ना ही हमने उनसे सहायता मांगी और ना ही हमने उनसे विचार मांगा, ना ही हमने उनसे कम्युनिकेट किया। हमने कहा हम सॉवरन हैं, चाइना से निपटने के लिए हम अकेले सक्षम हैं, हमें अमेरिका का सहारा ये तो नहीं कहा नहीं चाहिए, लेकिन ये इंडिकेशन साफ दे दिया था। ऐसी भी परिस्थिति आई जब अफ़गानिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय वाजपेयी सरकार से हेलीपैड मांगे गए थे, कुछ स्थान मांगे गए थे, फ्यूल भरने के जगह मांगी गई थी। भारत सरकार ने उस समय साफ मना कर दिया था। क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड का संगठन चल रहा वो भी लगातार भारत में स्थान मांग रहा है, लेकिन हमने वो स्थान देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि हिंद महासागर में वो गार्ड करना चाहते हैं। हमने कहा कि आपके बिहाफ पर हम गार्ड करेंगे, लेकिन हम आपको अनुमति नहीं दे सकते, जब आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको पूछ लेंगे। ऐसी भारत की परिस्थिति आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार किस नीति पर चल रही है। हाँ, वो अलग बात है कि 2004 से 2014 तक का जो समय था उस समय क्वाड की बैठकें नहीं हुई, हम क्वाड से चाइना के दबाव में बाहर आ गए थे, हम अमेरिका के सामने नतमस्तक हो रहे थे, हम अपनी पॉलिसीज़ में कहीं विदेशी फंडिंग, विदेशी लोगों को इन्वॉल्व कर रहे थे। लेकिन आज की सरकार, आज भारत बदल चुका है, इसलिए जो बाइडेन अगर ये स्टेटमेंट नहीं देते पाकिस्तान के खिलाफ, जो पुलवामा की बात आती है, जो पठानकोट की बात आती है या फिर मुंबई अटैक की बात आती है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि भारत उनके विषय में कैसा विचार रखेगा। क्या रियली वो वाकई में टेरर के खिलाफ हैं? ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट पर जब सवाल खड़ा कर दिया सबरीना सिद्दीकी ने कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डेमोक्रेसी हमारी रग रग में है, डेमोक्रेसी हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, हमारे पूर्वज डेमोक्रेटिक थे, हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो हमारी नसों में इन्वॉल्व हैं, और हम अगर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं रख सकते तो फिर आप सोच लीजिए कि संसार में भारत अगर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं रखता तो संसार का कोई कंट्री कोई ह्यूमन
वैल्यूज़ की डेफिनेशन भी नहीं जानता। भारत एक ऐसा कंट्री है जो ह्यूमन वैल्यूज़ को जानता है। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान बनने के बावजूद भारत में 2% 4% मुसलमान बचे थे। उन मुसलमानों का भरण पोषण करके आज 15 से 17% पर आ गए हैं। उसका मुख्य कारण भारत की वैल्यूज़ हैं। ये हमारी कमज़ोरी भी है, ये हमारी सहिष्णुता भी है, ये हमारी शक्ति भी है। कभी वो शक्ति की तरह इस्तेमाल ना की जाए तो फिर ये हमारी कमज़ोरी भी हो जाती है, और वो कमज़ोरी अभी दिखाई दी नेहरू जी के समय पर। सबरीना सिद्दीकी को ऐसा जवाब दिया तो उसके बाद सबरीना सिद्दीकी और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक वो छाप दिया, और छाप कर कहा कि भाई हमारे जर्नलिस्ट को भारत के कुछ ग्रुप टारगेट कर रहे हैं। हालांकि भारत में द वायर जैसे जो पोर्टल चलते हैं उन्होंने भी कहा कि भाई भारत में ये सिद्दीकी सरनेम देखकर ऐसा किया जा रहा है, ट्रोल हो रही है। भैया, भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में प्रधानमंत्री को चौथी पास बता दिया जाता है, भारत में प्रधानमंत्री को लोग झूठा बता देते हैं, तो फिर यहाँ की डेमोक्रेसी इससे स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगी? आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की जर्नलिस्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और भारत के लोग उस पर जवाब नहीं देंगे। भारत के लोग अपने तरीके से डिस्कशन करते हैं, यही तो भारत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन भारत को टारगेट जब आप करेंगे तो भारत रिएक्ट करेगा, सरकार करे न करे, पॉलिटिकल पार्टी करे न करी, लेकिन भारत तो रिएक्ट करेगा। ये वही रिएक्शन सबरीना सिद्दीकी के खिलाफ था जो भारत को करना चाहिए था, इसमें कुछ नया नहीं था। अब वो कहते हैं हमारे सरनेम की वजह से ऐसा हुआ। अरे भाई, राहुल गांधी का तो सरनेम गांधी है, तो वो ट्रोल होते हैं कि नहीं? मणिशंकर अय्यर का तो सरनेम अय्यर है, वो ट्रोल होते हैं कि नहीं? भारत के खिलाफ जो भी षड्यंत्र करेगा, विदेश की धरती पर खड़े होकर भारत से जो भी इस प्रकार की अपेक्षा रखेगा, वो जवाब पाएगा। अब ये जो जॉइंट स्टेटमेंट मोदी जी का था, बाइडेन और मोदी जी ने पुलवामा, पठानकोट, मुंबई अटैक, इन सब के विषय में पाकिस्तान से लिंक होने की बात कह दी और पाकिस्तान को नसीहत कह दे दी, तो पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने अपने यहाँ अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उनको तलब कर लिया, और तलब करके उनको कहा कि भाई ये जो है आपने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, ये मोदी दबाव में दिया है, मोदी जी के दबाव में स्टेटमेंट मत दीजिए। मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट करके रखा है, पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहे और पता नहीं क्या क्या। बात तो सही है कि मोदी जी ये चाहते हैं, लेकिन जो बाइडेन को इंस्ट्रक्शन देना पाकिस्तान का कितना उचित होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन उन्होंने जो बाइडेन को इंस्ट्रक्शन देने का प्रयास ज़रूर किया है कि बाइडेन को ऐसा स्टेटमेंट ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देना चाहिए था। ये समझ में आता है कि भारत आज कौन सी परिस्थिति से गुजर रहा है और भारत इस समय सुपर पावर की तरह कैसे बिहेव कर रहा है और क्यों लोगों की जल रही है, ये सब कुछ दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये पॉलिटिक्स है, ये चलेगी और ऐसे ही चलती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।